तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब के इस क्लासेज में। तो कल जैसा कि हमने पढ़ रखा है वर्गीकरण के लाभ, और आप लोग फ़ोन को जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से चलाएं, तभी वीडियो साफ चलेगी। फ़ोन को ऐसे ना करके ऐसे करके फ़ोन चलाएं तो वीडियो थोड़ा साफ दिखेगी और क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। तो चलिए हम देखते हैं। हमें आज पढ़ना है वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। यूँ तो वर्गीकरण का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि समझ बूझ आते ही मानव ने अपने आसपास के प्राणियों को नाम देना शुरू कर दिया था। पुरातन काल में मनुष्य ने जंतुओं को घातक, अघातक, भक्ष्य, अभक्ष्य, लाभदायक या हानिकारक आदि अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया था। प्राचीन काल में आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में लगभग 200 प्रकार के जंतुओं तथा 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। आप लोग इसको देख लेंगे गाइज, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है किस पुस्तक में और प्राचीन काल में किस वेद में। आयुर्वेद के आचार्य ने कौन था? आयुर्वेद का आचार्य चरक थे। और किस पुस्तक में? चरक संहिता। कौन सी पुस्तक थी? चरक संहिता। और कितने जंतुओं का देख लीजिए, 200 प्रकार के जंतुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया। अरस्तु व अन्य ग्रीक दार्शनिकों ने 4वीं और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जीवधारियों को वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही किया था। देख लीजिए, प्रयत्न किया। उन्होंने जीवधारियों को 2 वर्गों, 2 समूहों, जंतु एवं पादप, एनिमल्स, पौधों, प्लांट्स में विभाजित किया। अरस्तु ने पौधों को 3 समूहों में, शाक, झाड़ी या क्षुप्र या वृक्ष तथा वृक्ष में वर्गीकृत किया। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक, ये प्रश्न उठ सकता है गाइस, कौन सी प्रश्न? ये थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकृत किया। पौधों को वर्गीकृत किया। उनके इस योगदान के फलस्वरूप उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और ये कब किया था इन्होंने? 370 से, इनकी जीवन काल क्या है? 370 से 285 ईसा पूर्व। बीसी मतलब वही होता है गाइस। जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। ये देखिए गाइस, ये प्रश्न उठ सकता है कि किसने सबसे पहले स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था? जॉन रे ने। उन्होंने यूरोप से एकत्रित पौधों की हजारों जातियों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने एक ऐसी तालिका भी तैयार की जिसकी सहायता से लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जा सकता था। यही थे जॉन रे, जिन्होंने जो तालिका तैयार की थी। ये मान लीजिए यही बेस था, लेकिन तो हम उनको जनक मानते हैं, थियोफ्रेस्टस को, वनस्पति विज्ञान का। वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता, पहला इन्होंने प्रयोग मतलब सहयोग दिया, लेकिन जन्मदाता जो है स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस हैं। अब ये पूछ सकते हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक थे और ये इनका नाम क्या था? वर्गीकरण की जो वर्तमान प्रणाली है उसके जन्मदाता कौन थे? तो पूछ सकता है कौन थे? ये थे। और उनकी जन्म मृत्यु पूछ सकता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे गाइज। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की है। अब ये पुस्तक पूछ सकता है कौन सी पुस्तक में, तो आप लोग गाइज इस पुस्तक को अच्छे से देख लेंगे, इसका नाम नोट कर लेंगे।
इसी कारण इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्हें ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकरण की वर्तमान जो प्रणाली है वो इन्होंने ही दी थी, कैरोलस लिनियस ने ही। और अब किस पुस्तक में दी थी? सिस्टमा नेचर में। और इनका जन्म 1707 से 1778 में मृत्यु। और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। कहते हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को, जिसमें कुछ समानताएं थी, बड़े समूहों में रखा। इन समूहों को फिर छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया गया। इन छोटे समूहों के सदस्य के बीच अधिक समानताएं थीं। इन छोटे समूहों को पुनः और अधिक छोटे समूहों में वर्गीकृत किया जाता रहा जब तक कि जाति के स्तर पर न पहुंच गए। लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की इस पद्धति का मुख्य आकर्षण यह था कि उन्होंने जीवों के बीच संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानताओं को ही वर्गीकरण का आधार बनाया। अब देख लीजिए, ये पूछ सकते हैं उन्होंने किस चीज को वर्गीकरण का आधार बनाया? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। सन 1800 में फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज कुवियर ने जंतुओं को संघों, फाइलम में तथा प्रत्येक संघ, फाइलम को वर्गों, क्लासेज में वर्गीकृत किया। अब पूछ सकता है किसने वर्गीकृत किया? जॉर्ज कुवियर ने। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। और किस सन में? 1800 में। और किस चीज को वर्गीकृत किया? संघों में तथा प्रत्येक संघ, फाइलम को वर्गों में वर्गीकृत किया। आधुनिक वर्गीकी विज्ञान में जीवों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करने में कुछ अन्य तथ्यों का सहारा लिया जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं: गुणसूत्रों की संख्या व गुणसूत्र संरचना में समानता, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विकासीय संबंध स्थापित करना, जीवों में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स में समानता। तो चलिए हम देखते हैं वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या हैं। वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या हैं गाइज। जीवों के वर्गीकरण की कितनी पद्धतियाँ गाइज? जीवों के वर्गीकरण की 4 पद्धतियाँ हैं। ये निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1 है कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। एक अथवा दो महत्वहीन लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को वर्गीकरण कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इसको आप लोग ये परिभाषा नोट कर लेंगे अच्छे से एकदम। इसकी PDF मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर मैं जल्दी अपना चैनल बना दूंगा। उस पर जल्दी क्या, कल ही बन जाएगा। उस पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ। पहला दिया हुआ आकार, पहला दिया हुआ साइज एवं आकृति के आधार पर पौधों का शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जीवन अवधि के आधार पर पौधों का 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय में वर्गीकरण। ये कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत है। तीसरा दिया हुआ है आवास के आधार पर जंतुओं का स्थलीय तथा जलीय में वर्गीकरण। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ऊपर दिए गए कृत्रिम वर्गीकरण से कोई विशेष सूचना नहीं मिलती और ना ही ये किसी वर्ग के सदस्यों के बीच प्राकृतिक संबंधों को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि प्रायः ऐसे जीव जिनका आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, एक ही समूह में वर्गीकृत हो जाते हैं। इस पद्धति से देखिए क्या हानियां हैं कृत्रिम पद्धति से। जहाँ ऐसे जीवों का आपस में दूर दूर तक संबंध नहीं होता, वो भी एक ही समूह में वर्गीकृत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पंखों के आधार पर वर्गीकरण का बोध होता है कि अमुक जंतु वायु में उड़ सकता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब पंखों के आधार पर किया जाएगा तो जो जंतु है क्या वो वायु में उड़ सकता है या नहीं, यही पता चलेगा उस समय। किंतु यह पक्षी, कीटों एवं चमगादड़ में अंतर नहीं स्पष्ट करता।
अब देख लीजिए गाइस, जैसे कि दे दिया है यहाँ पर कि ये जो पद्धति है कृत्रिम पद्धति, ये स्पष्ट नहीं कर सकती कौन कीट है, कौन पक्षी है और कौन चमगादड़ है। इसके लिए पिच्छों एवं रोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति आदि अन्य लक्षणों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार मछलियों, व्हेल तथा जलसर्प जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जल में रहने के कारण एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं इस पद्धति से, नहीं तो ये सब तो अलग है, ये सब अलग है। प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति अनेक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्य की स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्धन में समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर होता है। अब पूछ लिया प्राकृतिक पद्धति कैसे होती है, तो यही इतना हम लिख देंगे। प्राकृतिक पद्धति कैसे होती है? इस पद्धति से न केवल किसी समूह की जानकारी, अब पूछेगा इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है, समूह की उपलब्धि, बल्कि इस पद्धति में किसी भी जाति के स्थान को देखकर आमुख जाति के अनेक सामान्य एवं विशिष्ट गुणों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उस जाति के दूसरे समूहों की जातियों के साथ प्राकृतिक संबंधों का काफ़ी सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। यह पद्धति जॉन रे ने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी, ये पूछा जा सकता है गाइस। प्राकृतिक पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? जॉन रे ने प्रस्तुत की थी। इस पद्धति में कुछ प्रमुख आकारिक लक्षणों की समानता एवं विषमता के आधार पर जीवों को पहले कुछ मुख्य समूहों तथा फिर बाद में बार बार विभाजित करके छोटे वर्गों में रखते हैं। इस पद्धति के अंतर कैसे बांटा जाता है जीवों को, तो ये गाइस इतना हम लिख देंगे, इतना जो है हम लिख देंगे। इसके अंतर्गत हम इतना लिख देंगे। अब तीसरा क्या है? जाति वृत्तीय पद्धति। किसी भी, अब देखिए जैसे कि गाइस हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जो असल पद्धति है उस तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कैसे होती है। किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्ति कहते हैं। अब ये देखिए परिभाषा एक मिल गई ना हमें, इसको नोट कर लेंगे। विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। अब देखिए ये भी एक परिभाषा हमें मिल गई, ये रही, इसको अब हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक, लैमार्क के अनुसार जाति क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होकर नई जाति का निर्माण करते हैं। किसके अनुसार? ये है लैमार्क के अनुसार से। ये पूछा जा सकता है गाइस, विकास करती है। उन्होंने पूर्वकालीन जीवों के जीवाश्मों एवं वर्तमान जीवों को एक विकासीय क्रम में व्यवस्थित किया। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये पूछा जा सकता है किसने उत्पत्ति का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डार्विन ने। किसने किया प्यारे बच्चों? डार्विन ने। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी चौथी पद्धति क्या है। फेनेटिक पद्धति। जीवाश्म परमाणु के अभाव में जीवों के विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन होता है, अतः जीवों के वर्गीकरण के लिए निम्न निष्कर्षों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से निष्कर्ष हैं। 4 निष्कर्ष इसमें। पहला निष्कर्ष क्या है? फेनेटिक्स या संख्यात्मक वर्गीकरण। इस पद्धति में सभी उपलब्ध गुणों का कंप्यूटर द्वारा उपयोग करते हैं। सभी लक्षणों को एक कोड व संख्या दी जाती है तथा उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। इसके द्वारा सैकड़ों लक्षणों को एक साथ निरूपण कर सकते हैं। अब देखिए इसमें, इस पद्धति में क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा सभी लक्षणों को एक कोड और संख्या दी जाती है और जो उपलब्ध आंकड़े जो होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है। इसके आधार पर क्या किया जाता है? लक्षणों के आधार पर इनका एक साथ निरूपण किया जाता है कि कौन सा जीव
कहाँ रहेगा, किस समूह में रहेगा, कैसे क्या है, ये सब। अब दूसरा देखते हैं क्या है निष्कर्ष। कोशिका वर्ग की ये गुणसूत्रों की संख्या, संरचना एवं व्यवहार के कोशिकीय संबंधों पर आधारित है। ये जो कोशिकीय वर्ग की है, कोशिका वर्ग की, ये गुणसूत्रों की संरचना, संख्या एवं व्यवहार के कोशिकीय संबंधों पर आधारित है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तीसरा क्या है? तीसरा है रासायनिक वर्ग की। रासायनिक वर्ग की यह पद्धति जीवों के रासायनिक संगठन एवं जैव रासायनिक क्रियाओं पर आधारित है। डीएनए अनुक्रम एवं प्रोटीन्स की रासायनिक प्रकृति के आधार पर अनेक संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। जातिवृत्ति वर्ग की। चौथा क्या है? जातिवृत्ति वर्ग की यह पद्धति जीवों में वर्गीय समानताओं एवं जेनेटिक संबंधों पर आधारित है। इसका श्रेय जूलियन हक्सले को जाता है। इसके आधार पर 9 वर्गीय विज्ञान की नींव रखी गई। आप देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जातिवृत्ति वर्ग की किसने दिया? जूलियन हक्सले ने। और इसके आधार पर जो ये जातिवृत्ति वर्ग की है, इसके आधार पर किसकी नींव रखी गई? 9 वर्ग की विज्ञान की नींव रखी गई। अब जो ये नीचे गाइस टॉपिक है, जीवन के 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये हम लोग गाइस कल पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली क्लास में।